हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर और उसका जो पेपर थर्ड है जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कह सकते हैं या डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। थर्ड बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर एम्ब्रियोलॉजी अथवा डेवलपमेंटल बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा जो थर्ड पेपर है हमारा, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन पर आधारित है। गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन देखिएगा, मैं एक जनरल चर्चा करके आपको बताना चाहूंगा कि जो लैंगिक जनन होता है उसकी फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो घटना है, प्रारंभ में सबसे पहले जो घटना घटित होती है वो होती है छात्रों गैमेटोजेनेसिस। कहने का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वप्रथम गैमेट्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया होती है, इसलिए आपको याद रखना है पहली घटना गैमेटोजेनेसिस होगी। ठीक है भाई, और गैमेटोजेनेसिस देखिएगा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ युग्मक निर्माण की घटना, युग्मकों का निर्माण की क्रिया, वो गैमेटोजेनेसिस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली आवश्यकता है। लेकिन अब देखिएगा गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और जैसा कि हम जानते हैं गैमेट्स केवल दो ही प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, गैमेट्स की गुणिता अपन देखें तो निश्चित रूप से अगुणित होंगे, गैमेट्स अगुणित होंगे। इसका मतलब यह हुआ दोनों प्रकार के युग्मकों के निर्माण की क्रिया गैमेटोजेनेसिस है और गैमेटोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट प्राथमिकता है, मतलब पहले इसकी जरूरत है। ठीक है, अब देखिए हम इस चैप्टर के अंदर जैसा नाम लिखा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्रजनन यानी शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को ही पढ़ेंगे, यानी अंडजनन के बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा अगला, उसमें हम अंडजनन की ऊजेनेसिस वाली घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको जाहिर होता है सीधा स्पर्मेटोजेनेसिस हमें समझना है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु का जनन, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया। और जैसा हमें पता है शुक्राणु जो है, शुक्राणु कौन है? मेल गैमेट है। स्पर्म जो है मेल गैमेट है और मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस है। फीमेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को ऊजेनेसिस कहा जाता है, हिंदी में अंडजनन बोलते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के अंदर हम मेल गैमेट अर्थात स्पर्म यानी शुक्राणु के निर्माण या शुक्राणु के निर्माण की क्रिया, जनन की क्रिया के बारे में समझेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा लैंगिक जनन में दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, सभी को आपको ज्ञात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्राथमिकता गैमेटोजेनेसिस है और गैमेट जो है मेल और फीमेल दो प्रकार के अलग अलग प्राणियों में बनते हैं, अलग अलग में बनते हैं, इसलिए दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, दोनों को मिलाकर के गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में किसी एक गैमेट को लेकर के अध्ययन करेंगे। और वो एक गैमेट भी कौन सा? शुक्राणु। शुक्राणु किसमें बनता है? नर में बनता है। इसका मतलब शुक्राणु कौन सा गैमेट हुआ? नर गैमेट हुआ, यानी मेल गैमेट हो गया। मेल गैमेट के निर्माण की जो क्रिया है, मेल गैमेट शुक्राणु होता है, यानी शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया है वो शुक्राणु जनन, यानी हमारे जो चैप्टर का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पर्म के निर्माण की क्रिया हमें समझ में आया। स्पर्म का निर्माण मेल के अंदर कहां पर होगा?
जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेल गैमेट मेल प्राणी के अंदर एक विशेष प्रकार के जनन ग्रंथियों के अंदर निर्मित होता है। मेल गैमेट्स नर में जनन ग्रंथियों के अंदर निर्मित होते हैं और नर में इस जनन ग्रंथि को हम कहते हैं छात्रों टेस्टिस अर्थात वृषण। कुल मिलाकर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होगी वो मेल जनन ग्रंथि, नर की जनन ग्रंथि मेल गोनेड्स अर्थात टेस्टिस यानी वृषण के अंदर होगी। ठीक है। अच्छा, अब वृषण के अंदर गैमेट्स बनते हैं मेल के, इसलिए हमें गैमेट्स को समझने के लिए गैमेट के निर्माण की क्रिया को समझने से पूर्व वृषण की स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा गौर करना है। वृषण की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है। वृषण की इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद हमें उसके अंदर मेल गैमेट्स किस प्रकार से जनरेट होता है, फॉर्मेट होता है, बनते हैं, वो सारी प्रोड्यूस होता है, वो सारी क्रिया हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। इसलिए वृषण की को समझाने के लिए इधर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जो मेल के टेस्टिस की टीएस का है। इधर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये टीएस ऑफ टेस्टिस का फिगर है। टीएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिएगा, वृषण की संरचना को टीएस के रूप में समझने के लिए हमें ये फिगर बहुत उपयोगी होगा। इसमें आपको गौर करना है। हम ये जानते हैं कि एक वृषण टेस्टिस बहुत सारी कुंडलित नलिकाओं से बना होता है। आपको इतना याद रखना, प्रत्येक टेस्टिस अनेकों कॉइल्ड ट्यूबुल्स का बना होता है। ऐसी कॉइल्ड ट्यूबुल्स को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल या फिर इन्हें हिंदी में बोला जाता है रेशम नलिका। ठीक है, आपको गौर करना है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत काम की चीज है। आगे इसी से के अंदर जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है ताकि आगे का स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है भाई, देखिएगा मैंने कहा एक टेस्टिस तो क्या है, गोनेड है। गोनेड का मतलब नर की जनन ग्रंथि है, नर की जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि है। और इस गोनेड्स टेस्टिस के अंदर ही अनेक सारी नलिकाएं पाई जाती हैं और वो भी कैसी होती है, कॉइल्ड होती है। कॉइल्ड ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। इन कॉइल्ड ट्यूबुल्स को ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहा जाता है। इन्हीं को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर संपन्न होती है। लेकिन देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए ये निश्चित है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोटिक सेल डिवीजन ही चलेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं पाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा यानी गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक जब बनेंगे तो जो सेल डिवीजन चलेगा वो मियोटिक होगा। मियोसिस सेल डिवीजन ही चलेगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि माइटोटिक यहाँ नहीं पाया जाता। कुछ स्टेज स्पर्मेटोजेनेसिस की कुछ स्टेज ऐसी हैं जिनमें माइटोटिक भी चलता है, लेकिन मियोटिक अवश्य होगा। मियोटिक 100%, क्योंकि मियोटिक के द्वारा ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा किया जाता है, उन सूत्रों को आधा किया जाता है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन अवश्य पाया जाए। क्योंकि आधे गुणसूत्र करने से ही यानी मियोसिस के द्वारा ही जो गैमेट है वो हैप्लॉइड कंडीशन में आएंगे।
क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं जिनसे ये बनते हैं, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, शुक्राणु मात्र कोशिका कहते हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम में पाई जाती है, वो कोशिका डिप्लॉइड होती है। अब डिप्लॉइड कोशिका से हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस का होना कंपलसरी हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मियोसिस सेल डिवीजन अवश्य मिलेगा, हालांकि म्यूटिक ही मिलता है मुझे को, तो प्रारंभ म्यूटिक माइटोटिक ही चलता है, लेकिन एक बार म्यूटिक सेल डिवीजन अवश्य ही चलेगा। अब आपको ये स्ट्रक्चर समझनी है अच्छे से। और मैंने जैसा कि अभी बताया, जो गोनेड टेस्टिस है मेल में, उसमें बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूबुल हैं, कुंडलित नलिकाएं हैं, और प्रत्येक कॉइल्ड ट्यूबुल को सेमिफेरस ट्यूबुल या रेता नलिका कहते हैं। उन्हीं नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन का निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसा इस चित्र में आपको दिखाया गया है, एक कंप्लीटली ट्यूबुल दिखाई हुई है इस तरीके से, जो गोल बीच वाले ट्यूबुल दिखा रहे हैं हम, ये एक सेमिफेरस ट्यूबुल है, कॉइल्ड है। इसको इस प्रकार से वृत्ताकार क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि हम ले रहे हैं टीएस का, टेस्टिस का टीएस, और टीएस में हम सेक्शन लिखते हैं ट्रांसवर्स रूप से। अब एक नलिका को ट्रांसवर्सली जब हम डिसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो एक वृत्ताकार रिंग की तरह स्ट्रक्चर आती है। ठीक है भाई, ये एक कंप्लीट पूरी नलिका दिखाई हुई है, साइडों में जो आधी अधूरी कटी हुई नलिकाएं दिखा रखी हैं इस प्रकार से, ये भी सेमिफेरस ट्यूबुल का ही पार्ट है हिस्सा। इसमें हम कंप्लीटली नहीं दिखा रहे हैं, एक ट्यूबुल को पूरा ले रहे हैं, बाकी ट्यूबुल्स को कटा हुआ ले रहे हैं। इसका मतलब यह है, ट्यूबुल को पूरा करने के लिए इसको वृत्ताकार इस तरीके से घुमा दीजिए, दूसरी ट्यूबुल बन जाएगी। इसी तरह इसको ऐसे घुमा देंगे, तीसरी ट्यूबुल बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अनेक संख्या में बहुत सघन जाल के रूप में ऐसी ट्यूबुल्स टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई, एक को लेकर के हम समझ लें तो बाकी सभी में सेम प्रोसीजर होती है। ठीक है, अब देखिएगा, पहले हमें टीएस के टेस्टिस के टीएस को भली भांति समझ लेना है, इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की चर्चा करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक नलिका को कहा गया सेमिफेरस ट्यूबुल। सेमिफेरस ट्यूबुल, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट लेयर लगी हुई है कोशिकाओं की, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम, और जो इधर बड़े आकार की संकुलों में जो एक कोशिका दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सर्कुलरी सेल। ये सर्कुलरी सेल होगी, और जो बीच में ये कोशिकाएं दिखाई जा रही है, इनको लिविंग सेल बोलते हैं। लिविंग सेल, और ये स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म होंगे, ये स्पर्मेटेड होंगे, स्पर्मेटेड। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा, आप थोड़ा सा इधर गौर करना, बहुत अच्छी बारीक तरीके से इसको समझ लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। एक सेमिफेरस नलिका, एक पूरी की पूरी एक नलिका है, जिसको हम टीएस के रूप में दिखा रहे हैं। वृत्ताकार दिखाई देने का क्या हुआ, टीएस लेकर के दिखा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, अब इसके अंदर की कंडीशन हमें समझनी है। बाहर की परत जो लाइनर दिखा रखी है हमने, इसको सिरोसा बोलते हैं वैसे तो। इसके अंदर जो ये कोशिकाओं की एक लेयर लगी हुई है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, जनन उपकला बोलते हैं। होता क्या है छात्रों, इसी जनन उपकला के कोशिकाओं में माइटोटिक सेल डिवीजन लगातार होता रहता है। माइटोटिक सेल डिवीजन लगातार होता रहता है, और
उसके द्वारा अनेक संख्या में ये वाली कोशिकाएं बनती है जो गोलाकार थोड़ी बड़ी हमने दिखा रखी है इस प्रकार से, और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, अर्थात शुक्रजनक कोशिका। शुक्रजनक कोशिका इनको हम बोलते हैं। इनमें माइटोटिक सेल डिवीजन, जनरल बैक्टीरियम में माइटोटिक सेल डिवीजन चलेगा और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा, शुक्रजनक कोशिका का निर्माण होगा। जैसा नाम से हमें सीधा इंगित होता है, शुक्रजनक कोशिकाएं शुक्र का जनन करने वाली, शुक्र को जन्म देने वाली कोशिकाएं, इन्हीं से आगे चलकर के शुक्र का शुक्राणु का स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया में फिर माइटोटिक सेल डिवीजन चलेगा। अभी माइटोटिक सेल डिवीजन ही चलेगा, ध्यान रखना। माइटोटिक सेल डिवीजन चलेगा, अनेक संख्या में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं बनेगी, फिर द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, और अंत में मियोटिक सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। तो इस पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर दिए जाते हैं, गुणसूत्र आधे कर दिए जाते हैं, जिससे द्विगुणित कोशिका एगुणित रूप में आ जाती है। और ऐसी स्थिति में जो छोटी वाली कोशिकाएं ये दिखा रखी हैं, जिनको हमने स्पर्मेटिड लिखा, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ठीक है, और स्पर्मेटिड के निर्माण होने के बाद स्पर्मेटिड निर्माण होने के बाद देखिएगा, इन्हीं स्पर्मेटिड के द्वारा एक घटना घटित होती है जिसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कहने का मतलब कायांतरण होता है, कुछ रूप में चेंज आता है और अपना रूप बदल करके गोलाकार जो स्पर्मेटिड है वो लंबी पूंछयुक्त स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम स्पर्म यानी शुक्राणु यानी नरयुग्मक मेल गैमेट कहते हैं। उसका निर्माण करने का और बनने वाले मेल गैमेट्स अर्थात स्पर्म अनेक संख्या में निर्मित होता है और सूक्ष्म फाइन स्ट्रक्चर इनकी होती है। ऐसे स्पर्म शुक्राणु जो ये समूह गुच्छे के रूप में आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से ये स्पर्म जो बड़े आकार की शंकु आकृति की कोशिका है, इस पर समूह के रूप में, गुच्छे के रूप में लगे होते हैं। वजह यह है छात्रों, जो शंकुनुमा बड़े आकार की जो कोशिका है जिसको हम सर्टोली सेल बोलते हैं, ये सर्टोली कोशिका स्पर्म को, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है। ठीक है, पोषण देने, अब जहां से पोषण मिलेगा वहीं पर तो संरचना संलग्न रहेगी, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक, है ना, लंबी अवधि तक जीवित बने रहे, एनर्जेटिक बने रहे, लिविंग बने रहे। इसलिए ये गुच्छे के रूप में सर्टोली कोशिकाओं पर संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है, सर्टोली कोशिकाएं जो शंकुनुमा बड़े आकार की हैं, इनका अपना क्या रोल है, क्या फंक्शन है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है भाई, सर्टोली का आपको फंक्शन क्या याद रखना है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। अब देखिएगा, एक नलिका सेमिफेरस ये हुई ट्यूबुल, दूसरी सेमिफेरस ट्यूबुल ये हो जाएगी, ये सेमिफेरस ट्यूबुल हो जाएगी, इस प्रकार ये सेमिफेरस ट्यूबुल हो जाएगी। जिस प्रकार से इसमें जो घटना घटित हुई, माइटोटिक सेल डिवीजन चला, स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, अंत में स्पर्मेटिड बने। स्पर्मेटिड गोल थे जो लंबे स्ट्रक्चर में परिवर्तित हुए, मेटामॉर्फोसिस हुआ, स्पर्म का निर्माण हुआ। ये सारा जो कार्यक्रम है, यही कार्यक्रम अनेकों सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में भी सभी, एक प्रश्न के अंदर जितनी लाखों करोड़ों की संख्या में ये नलिकाएं पाई जाती है, सभी में सेम इसी तरीके से ये प्रोसीजर चलती है, यानी स्पर्म का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो एक नलिका में हमने समझ लिया, इसका मतलब सभी में ऐसा ही होता है, इनमें भी ऐसा होगा सब में, ये बात आपको समझ लो। लेकिन देखिएगा, ये नलिका, ये नलिका, ये नलिका, ये नलिका, इनके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, यानी नलिकाओं के मध्य, सेमिफेरस नलिकाओं के मध्य जो स्पेस है, उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, मैंने बहुत तरीके से दिखा रखा है, इधर फाइबर्स के रूप में भी दिखाया है। ये जो कोशिकाएं हमने दिखाई है, जिनको लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है, हिंदी में इनको बोलते हैं अंतराली कोशिका, अंतराल में पाई जाती है। ये नलिका, इनके बीच में ये अंतराल गैप आया, इस गैप या अंतराल में जो कोशिकाएं हैं वो अंतराली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है भाई, और ध्यान रखने की बात है, इन्हीं अंतराली कोशिकाओं के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हीं अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर जनन हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका स्राव किया जाता है।
मोचन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से। जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जो लीडिंग सेल्स हैं, जो गैप में स्पेस में पाई जाती है, नलिकाओं के स्पेस में, उन्हीं के द्वारा नर जनन हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है उसका मोचन किया जाता है। और ये वही हार्मोन है जो नर में सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब जो तक मौन लैंगिक लक्षण होते हैं नर में, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना है, आवाज का भारी होना है ना, रॉन्ग हेयर्स का होना, इस तरह की जो विशेषताएं सेकेंडरी कैरेक्टर की होती है नर के अंदर, उनके लिए यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है जो लीडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो आपको कुछ बिंदु इधर मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखना है। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का काम हो गया स्पर्म को पोषण देना। ये इसका मुख्य कार्य है। इसीलिए जो स्पर्म है वो समूह और गुच्छे के रूप में सर्टोली सेल पर लगे हुए हैं, क्योंकि वहां उन्हें पोषण मिलता रहता है, तो नष्ट नहीं होते, लिविंग बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं। इसी प्रकार से लीडिंग सेल, लीडिंग सेल का कार्य होता है छात्रों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना जो गौणतंत्र गौणलिंग लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और शुक्र जनन देखें तो कहाँ हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एक नलिका के अंदर किसका निर्माण होता है, किसकी घटना घटित होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन का काम कहाँ होता है, नलिका के अंदर। वैसे मोटे तौर पर हम कह देते हैं शुक्र जनन वृषण में चलता है, लेकिन वृषण की छोटी इकाई, वृषण किससे बना हुआ है, अनेकों कुंडलित नलिकाओं से, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल, रेखा नलिका। इसका मतलब शुक्राणु कहाँ बनेगा, इन्हीं नलिकाओं के अंदर बनना है। स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा माइटोटिक चलेगा, अंत में मियोटिक चलता है, गोल संरचना बनती है स्पर्मेटेड, और अंतिम रूप से स्पर्म बन जाता है। ठीक है, और अब आपको यहाँ इतना थोड़ा ध्यान रखना है छात्रों, ये सिरोसा का